Hello to all, hope you all are good and doing good with your subject also. So today our topic जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, that is properties of determinant. इम्पॉर्टेंट है टॉपिक ये, एक क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आता है इससे रिलेटेड. वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा या 6 मार्क्स का होगा, ये तो डिपेंड करता है उसके डिफ़िकल्टी लेवल पर. तो थोड़ी सी प्रैक्टिस और फिर आपके 4 या 6 मार्क्स श्योर हो जाएंगे बोर्ड में. तो अभी इस प्रैक्टिस के लिए जो इसके ये प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर जाएंगे. एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, एलिमेंट्री ऑपरेशंस में आपके ऊपर एक कंडीशन होती थी कि आप या तो सिर्फ रो ऑपरेशंस को यूज़ करोगे या कॉलम ऑपरेशंस को यूज़ करोगे. पूरा क्वेश्चन सिर्फ एक ही तरह से करना है, वेदर रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस. बट जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है ये आपको थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं. किस चीज़ से लिए रिलैक्स करते हैं ये कि आप कहीं पर भी रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो और कहीं पर भी कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो. तो रिलैक्सेशन मिल जाए तो ज़्यादा ईजी काम होता है फिर तो. चलिए आइए प्रॉपर्टीज अब स्टार्ट करते हैं. 1 by 1 समझिएगा क्योंकि फिर आपको क्वेश्चंस बहुत आराम से समझ में आते जाएंगे. The first one is the value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. अब सबसे पहले तो एक चीज़ दिमाग में रखिए कि जब भी हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो वो क्या बन जाता था, वो हो जाता था ट्रांसपोज. ट्रांसपोज हो जाता है ना एक मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज. सो अगर हम ए मैट्रिक्स को लेते हैं 2 4 1 -6, इसका हम फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट. 2 क्रॉस 2 है डिटर्मिनेंट, आपको पता है सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो इट इज -12, माइनस हम खुद इंट्रोड्यूस करते हैं बीच में, देन 1 into 4 is 4, सो द टोटल आंसर इज -16. ये है ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट. अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज ले लेंगे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो. ट्रांसपोज ले लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी. अगेन 2 क्रॉस 2 है, जैसे ऊपर बताया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बीच में माइनस ध्यान रखिएगा पक्का कि वो आपने खुद इंट्रोड्यूस करना है. तो उसके भी यहाँ पर अगेन हमें क्या मिल गया, -16. दोनों सेम नजर आ रहे हैं ना ये, तो इसका मतलब ट्रांसपोज लेने पर आपके डिटर्मिनेंट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता, वो एज इट इज ही रहता है. ये हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी सिखाती है हमारी. चलिए अब आइए सेकंड वन जो आपकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इफ एनी 2 रोज और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस. तो अगर हम किन्हीं 2 रोज और किन्हीं 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है. मतलब जो पहले हमारे पास डिटर्मिनेंट आ रहा था, इंटरचेंज करने के बाद वो उसका साइन चेंज हो जाएगा. अगर वो प्लस था तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा. फॉर एग्जांपल सपोज हमने ये ले ली एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. अब 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट हमें पता है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो उसको, वो आपकी अपनी विश है. हमने यहाँ पर फर्स्ट रो से उसको एक्सपेंड कर दिया. और अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, ये साइन चलते हैं ना यहाँ पर. तो आप ले लो ये वाली टर्म, -1 आ गया. -1 अब ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हमने स्किप कर देना है. क्या एंट्रीज बची, ये भी 4 एंट्रीज बची, ये हमने यहाँ लिख दी. उसके बाद आएगा -0 और 0 वाली टर्म को लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि उसने तो खत्म ही हो जाना, तो हम उसकी डिस्कशन ही नहीं करते. फिर आ जाता है आपके पास ये 6 प्लस माइनस प्लस, तो +6 ही रह गया वो. अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप हो जाएगा, जिस रो और जिस कॉलम में उसको स्किप कर दिया. रिमेनिंग ये वाली 4 एंट्रीज आपको जो नजर आ रही हैं ये 4 हमने लिख दी. अब ये 2 क्रॉस 2 है और इसका तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, माइनस हमने लगाना है बीच में, ये वाली टर्म हमने कर ली यहाँ पर. सो जब हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करते ही हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 2, देन माइनस खुद लगाया तो 15, 2 माइनस खुद लगाया देन 15. यहाँ पर आ जाएगा 6, माइनस हमने इंट्रोड्यूस किया, 0 into 1 is 0, तो उसको लिखने को कोई बेनिफिट नहीं है. और जब हमने इसकी कैलकुलेशन की वी है 49 एज आंसर. ये हमारा है एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट. अब लगा दीजिए इसमें आप अपनी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम्स इंटरचेंज कर दो. हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या किया, हमने इसमें R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया. जो हमारे पास ये R1 और R2 है इनको हमने इंटरचेंज करके लिख दिया. सो ये अब फर्स्ट रो हो जाएगी और ये हो जाएगी हमारे पास सेकेंड रो. ये नजर आ रहा है ना बेटे यहाँ पर, ये किया. अब हमने फर्स्ट रो और सेकेंड रो इंटरचेंज कर दी. बस इंटरचेंज होने के बाद तो बहुत आसान है. अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे अगेन 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस साइन के साथ आप ओपन कर दोगे. सो 2, अब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्किप, ये भी 4 एंट्रीज. फिर है 1 into माइनस का साइन भी लेना ना, प्लस माइनस प्लस है तो -1 आ गया. फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप, ये लिख दिए यहाँ पर. फिर आ जाएगा +5 और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप, ये भी 4 एंट्रीज आ गई यहाँ पर. अब कीजिएगा इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और माइनस साइन खुद लगाइएगा, ध्यान रखिएगा. बस वो कैलकुलेशन पार्ट से हमें मिल जाएगा. एक टोटल कैलकुलेशन करके देखिए बेटा पूरी कैलकुलेशन. सो आपको मिलेगा -49. तो हमें क्या मिल रहा है, पहला आंसर आया था हमारे पास 49, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर. फर्स्ट आंसर था 49
और जो इंटरचेंज करने के बाद कितना आंसर आया -49, हो गया ना साइन चेंज। अब एक चीज और सुनिए, प्रैक्टिकली जब आप इसको क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो आपने सिर्फ क्या करना है, जो आप जब भी इंटरचेंज का ऑपरेशन अप्लाई करोगे, आप किन्हीं दो रोज या किन्हीं भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे तो आप सिर्फ एक बाहर माइनस साइन पुट करते जाओगे। मीन्स अगर आपने सपोज ऑपरेशन लगाया C1 इंटरचेंज टू C3, तो नेक्स्ट लाइन में इंटरचेंज तो कर ही दिया उनको, नेक्स्ट लाइन में आप माइनस भी बाहर लगाओगे डिटर्मिनेंट के बाहर। फिर से अगर सपोज आपने नेक्स्ट स्टेप में R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, पोजीशन कर दीजिएगा, फिर से एक माइनस बाहर आ जाएगा। तो जितनी बार भी आप इंटरचेंज करोगे हमेशा एक माइनस लगाना है। प्रैक्टिकली इसको इस तरह से यूज करना है। चलिए अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। ये स्पीड अब थर्ड वन जो आपकी है वो है, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। सो अगर कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आपको अपने डिटर्मिनेंट में सेम मिल जाते हैं आफ्टर सॉल्यूशन, या आप जब भी आप उसकी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते जा रहे हो और बीच में कहीं पर आप प्रॉपर्टी अप्लाई होने पर वो सेम नजर आ जाते हैं, तो हम कह देंगे कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 0। ऐसे ही आपने उसमें भी किया था, हम बोलते थे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ही 0 हो जाता, फिर इनवर्स कहाँ से एग्जिस्ट होना था। एलिमेंट्री के टाइम भी डिस्कशन की थी हमने ये। तो बस अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, उसको और इसको कंपेयर मत कीजिएगा। अगर कहीं डाउट है तो स्किप कर देना उस पार्ट को, सिर्फ डिटर्मिनेंट को अभी सोचो। तो कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम सेम नजर आ गए तो वैल्यू और डिटर्मिनेंट की आप 0 लिख दोगे बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। इन द सेम वे ब्रैकेट में मैंने आपके लिए लिखा है कि अगर सारी एंट्रीज, इफ ऑल द एंट्रीज इन एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट बिकम 0, अगर सारी की सारी एंट्रीज आपको लगता है कि 0 हो रही है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, तब भी हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इजी है, छोटी सी और सिंपल सी प्रॉपर्टी है, तो ज्यादा टाइम नहीं इस पर लगाते। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं वो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय k। तो अब वो कहते हैं कि अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उतने से मल्टीप्लाई हो जाती है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे ले लेते हैं, अगर हम ये लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल R1 ऑपरेटेड एज 2 इंटू R1, मीन्स अगर हम R1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 - 1 6 7, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, माइनस हमने लगाया और -6, तो 20 है इसकी वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू 20 है और R1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो कितना हो जाएगा 4 - 2 6 7, कीजिए इसकी वैल्यू 28 एंड देन कितना हो जाएगा, माइनस हमने लगाया एंड देन माइनस, तो ये +12 कितना हो जाएगा, ये 40 होगी ना 2 से मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी। तो अगर जो आपके पास डिटर्मिनेंट है उसकी जो वैल्यू है, अगर आपने किसी भी रो या किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर दे किसी भी एंट्री से, तो हमेशा आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उसी एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाती है। बट अगेन प्रैक्टिकली जब हमने इसको यूज करना है, प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है हमने इसको, कि जब भी आप बेटे किसी भी चीज से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को आप मल्टीप्लाई करो किसी भी चीज से, तो बाहर आप डिवाइड करोगे। क्यों? क्योंकि वैल्यू भी तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना उतनी नंबर से, तो इसका मतलब सेम वैल्यू रखने के लिए हमें बाहर डिवाइड करना है, क्योंकि हमें जो डिटर्मिनेंट दिया हमें तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई होने वाली चीज की वैल्यू थोड़ी फाइंड आउट करनी। तो अगर आप 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर आप 1/2 लिख दोगे, मतलब 2 से डिवाइड। अगर आप किसी कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करो तो बाहर डिवाइड कर दो 3 से 1/3। अगर आप किसी रो को -2 से मल्टीप्लाई करो तो बाहर कर दो -1/2। और अदर पार्ट अगर आप अंदर डिवाइड करो, सपोज आपने सेकंड रो को 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपने बाहर क्या करना है मल्टीप्लाई। इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट अब आपकी जो प्रॉपर्टी है 5th वन, वो है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। तो अब उनके कहने का मतलब ये है कि सपोज हमें ये दे रखा है, ये आपको जो नजर आ रहा है ना, एक ये डिटर्मिनेंट है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आपको फर्स्ट रो ये नजर आ रही है इसमें 2 एंट्रीज है ना हर जगह। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर आपके पास ऐसा आता है जिसमें मोर देन 1 एंट्रीज हैं, लेकिन सब तो हम क्या कर सकते हैं, हम उतने ही डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। बट ये तभी यूज कीजिएगा बेटा जब आपके पास कोई एक रो या कोई एक कॉलम ही ऐसे एक्सप्रेशन में हो, मोर देन 1 होगा तो आपके लिए सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है और बहुत सारे डिटर्मिनेंट बन जाते, तब नहीं, सिर्फ एक रो या एक कॉलम के टाइम इसको यूज कीजिएगा। तो हम क्या करें कि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि 2 एंट्रीज का सम है, इसका मतलब हम 2 डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। और बनाने कैसे आप वो डिटर्मिनेंट, सबकी पहले फर्स्ट एंट्री लो 2B 2C,
लिख दी यहाँ पर पहले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट एंट्री, ये सेकंड और थर्ड रो तो सेम ही रखने क्योंकि ये दोनों में एज इट इज आएगा, कोई चेंज नहीं। फिर आप सेकंड डिटर्मिनेंट में सबकी सेकंड एंट्री को लिखो, a अल्फा माइनस डी, ये लिखा यहाँ पर, और सेकंड और थर्ड रो सेम रहेगी। अगर ऐसे सपोज यहाँ 3 होता, सपोज यहाँ पर प्लस गामा प्लस बीटा होता और प्लस जेड होता, तो आपके 3 डिटर्मिनेंट बन जाते। ठीक है बेटे, इसको ध्यान रखना, बट ये भी ध्यान रखना कि एक ही में हो तो करिएगा, मोर देन 1 हो जाते तब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब उसके बाद मैंने आपके लिए लिखा है एक 6 प्रॉपर्टी उन्होंने क्वेश्चन में दिया, हमें बुक में दे रखी है। अब इसको थ्योरी वे में रीड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आप जानते हो, आपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस के टाइम इसको पढ़ा हुआ है कि हम किसी भी रो को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आर आई कैन बी ऑपरेटेड एज आर आई प्लस के इंटू आर जे, मीन्स आर जे को आप के से मल्टीप्लाई करके आर आई में ऐड कर सकते हो। ये ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ के एंड द क्वेश्चन एंड ऑल्सो ऑन द क्वेश्चन। इन द सेम वे आप कॉलम में भी यही ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, तो ये कोई नया काम नहीं, इसलिए इसकी डिस्कशन नहीं करते, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि हमें ये करना है कि नहीं करना। यहाँ फिर मैंने लिखा है कि 11th आपके पास एग्जाम्पल 11th 14 15 16 इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के, तो उनको ट्राई कीजिएगा, डाउट हो तो फिर मेरे से डिस्कस कीजिएगा। अब हमने सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है, अब हम करते हैं क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस में इन प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। सो कम टू द एक्सरसाइज नाउ। यस बेटे, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक चीज आपको बोलूंगी कि हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके नहीं मिलेगा, और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि मैथमेटिक्स अगर सारा ही सॉल्व करके मिल गया तो फिर आपने क्या ट्राई किया, और जब तक आप नहीं ट्राई करोगे, आप अपना माइंड नहीं यूज करोगे, आप कभी भी मैथमेटिक्स सीख नहीं सकते हो। तो हमारा काम है आपको हिंट देना, आपको आइडिया देना कि इस वे में हो सकता है, और आपका काम है उस आइडिया के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को ट्राई करना। तो जो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे उनको आप ट्राई कीजिएगा, फिर भी डाउट हो तो फिर हम हैं आपकी हेल्प के लिए। सो अब जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, और आप पहले इसको रीड कीजिए क्या बोल रहे हैं वो, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस। अब हम एक्सपेंड नहीं करना, ये हमारे ऊपर कंडीशन है कि आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज के भी यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके वैल्यू कितनी बतानी है, 0। सो अब ये जो नजर आ रहा है ये वाला हमें पता है कि अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोई भी रो और कोई भी कॉलम आपको मोर देन 1 एंट्रीज के सम या सब्ट्रैक्शन में नजर आ रहा है तो आप उतने ही डिटर्मिनेंट बना सकते हो। तो ये हमें 2 एंट्रीज के सम और सम में नजर आ रहे हैं ना ये वाला कॉलम, तो हम 2 डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। आओ फिर वो डिटर्मिनेंट यहाँ पर बना लिया हमने। ये देखो जो फर्स्ट, ये तो दोनों में ही आएगा, ये हमें पता है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में एक्स वाई जेड आ जाएगा और सेकंड डिटर्मिनेंट में ए बी सी। फर्स्ट में फर्स्ट एंट्री, सेकंड में सेकंड एंट्री। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, और कभी जब भी कोई 2 रोज या कोई 2 कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। ये हमने पढ़ा है। इन द सेम वे इस वाले डिटर्मिनेंट में सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 0। और जब दोनों की वैल्यू 0 है सो टोटल आंसर 0, और ये हमने प्रूफ करना था। हो गया ये वाला पार्ट। चलो अब देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है a माइनस बी, बी माइनस ए एंड सो ऑन, आप रीड कर लेना। इसकी वैल्यू हमने किसके इक्वल प्रूफ करनी है, 0 के इक्वल प्रूफ करनी है। अब यहाँ पर सेपरेट नहीं कर सकते, अभी मैंने आपको बताया था कि आपको अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मिले ना बेटे तो ही उनको सेपरेट करना, अगर मोर देन 1 में नजर आए तो मत सेपरेट करना, कोई बेनिफिट नहीं है हमारे लिए, बहुत सारे डिटर्मिनेंट बन जाते हैं। तो हम सेपरेट तो नहीं करेंगे, तो हम और क्या कर सकते हैं, फिर देखो ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ आ रही है टर्म्स। तो हमने यहाँ पर एक ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, इस वाले डिटर्मिनेंट में हमने ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया कि आप R1 ऑपरेटेड एज R1 प्लस R2 प्लस R3 कीजिए इनको ऑपरेट। अगर आप इनको ऑपरेट करते हो ऐसे ऐड करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, और सब कुछ कहाँ लिखना है, यहाँ फर्स्ट रो, क्योंकि हम फर्स्ट रो को ऑपरेट करें। देखो बेटा जब ऐड करोगे तो बी और बी कैंसिल, सी और सी कैंसिल, ए और ए कैंसिल, सब कुछ कैंसिल, तो यहाँ कितना लिखोगे, 0, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। इन द सेम वे यहाँ पर भी बी और बी कैंसिल, ए से कैंसिल, सी से कैंसिल, सो द टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 0। ऐसे आप यहाँ पर करना, आपको कितना मिलेगा, 0। अब आपकी पूरी फर्स्ट रो क्या होगी, 0, और कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर उसकी सारी एंट्री 0 हो जाती थी तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके बिहाफ पर वैल्यू कितनी बनती है डिटर्मिनेंट की, 0। खत्म, हमने 0 प्रूफ करना था और 0 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो बेटा अब हम 5th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 4th और 3rd एंड 4th क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने रखे हैं, उनको ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। देखो मैं आपको 3rd में हिंट दे रही हूँ कि आपकी पूरा एक कॉलम 0 बनेगा, एक कॉलम पूरा 0 बनेगा। इन द सेम वे जो आपका 4th है उसमें आपके पास आइडेंटिकल बन जाएगा, जैसे 1 1 फर्स्ट कॉलम में नजर आ रहा है ना, ऐसे ही 3rd कॉलम भी आपका 1 1 बनेगा, बट उसमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड और 3rd कॉलम को ऐड करना पड़ेगा, 4th पार्ट कह रही हूँ, फिर कॉमन आकर 1 1 हो जाएगा, तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की 0 हो जाएगी।
तो अब इसको ट्राई कीजिएगा। मैंने आपके लिए सॉल्व किया है 5th क्वेश्चन। सो 5th क्वेश्चन में हमने इस डिटर्मिनेंट को यहाँ ऐसे प्रूफ करना है। अब पहले तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर आपको एंट्रीज हर जगह 2 एंट्रीज नजर आ रही है और वो ऐड हो रही है। जो हमने प्रूफ करना है उसमें सिंगल एंट्री हमें चाहिए। अब सबसे पहले वही ध्यान रखिएगा कि हमने इसको अलग अलग नहीं करना है। यहाँ पर मोर देन 1 में है, चाहे वो रोज है चाहे कॉलम्स है, एक से ज्यादा में है तो नहीं सेपरेट करेंगे, कोई बेनिफिट नहीं है। अब जब सेपरेट नहीं करना तो फिर कुछ और करते हैं। ये डिटर्मिनेंट आपको नजर आ रहा है ना। अब हमने इस डिटर्मिनेंट में क्या अप्लाई कर दिया, ये R1 ऑपरेटेड एज R1 प्लस R2 प्लस R3। जनरली प्लस या माइनस करके भी बहुत कुछ कॉमन मिल जाता है, तो इससे बहुत अलग चीजें नहीं होती, छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो माइंड में रखनी है। 2-3 ऑपरेशन मेन होते हैं। तो यहाँ पर आप ऐड कीजिए, यही ऐसे ऐड करके यहाँ लिखोगे, इन तीनों को ऐड करो, यहाँ लिखो। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रो ऐड करके यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो ऐड करके यहाँ। तो ये आपको नजर आ रहा है 2a प्लस 2b प्लस 2c ऐड होकर आ गए यहाँ पर। इन द सेम वे हेयर 2p प्लस 2q प्लस 2r, ये रहा बेटे। और लास्ट आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। यहाँ पर मिल गया हमें ऐड करने के बाद टर्म। अब जब ऐड करने के बाद आपको टर्म मिल जाती है तो जो चीज सेम नजर आए तो उसको तो कॉमन निकालना ही चाहिए ना। मैथमेटिक्स को तो सॉल्व करने का ये सबसे पहला रूल है, कुछ भी कॉमन नजर आए उसको आप बाहर ले लो आप। तो यहाँ पर 2 कॉमन नजर आ रहा है, वो हमने बाहर ले लिया। अब बची ये वाली टर्म आपके पास, यहाँ तक बच गया। अब इसको बचने के बाद हमारा टारगेट है सिंगल एंट्री बनाना। तो सिंगल एंट्री बनाने के लिए हमने ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया कि R2 ऑपरेटेड एज R2 माइनस R1 एंड R3 ऑपरेटेड एज R3 माइनस R1। उसका बेनिफिट क्या हुआ, जब आप इस R2 में, ये R2 है ना आपके पास, इस R2 में से ये वाली R1 को सब्ट्रैक्ट करोगे। सो C प्लस A में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, A प्लस B प्लस C, इसको यहाँ माइनस करना है। माइनस करते हैं तो साइन चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस A माइनस B माइनस C। कीजिए अब कैंसिल, माइनस C और C कैंसिल हो जाएगा, माइनस A और A कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ माइनस B, वो आपको यहाँ नजर आ रहा है। ऐसे यहाँ करो, R प्लस P में से सब्ट्रैक्ट कर दो P प्लस Q प्लस R, तो माइनस P माइनस Q माइनस R हो जाएगा जब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। P और P कैंसिल, R और R कैंसिल, सो यू लेफ्ट ओनली विथ माइनस Q। और थर्ड पार्ट भी ऐसे आ जाएगा। ऐसे बेटे R3 को अप्लाई करना, A प्लस B में से ये पूरी टर्म माइनस करोगे तो A और B तो कैंसिल होकर माइनस C बचेगा, यहाँ माइनस R और यहाँ माइनस Z। इतना हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो टर्म आपके पास होगी यहाँ तक बस। अब क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, जब इतना कर लिया फिर तो कुछ बचेंगे हमारे क्वेश्चन में। इसको करने के बाद बस अब आप करो, इन अगर इस माइनस बी और माइनस सी को यहाँ ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो सिंगल एंट्रीज मिल गई ना, सेकंड रो में भी और थर्ड रो में भी, लेकिन अभी फर्स्ट रो में सिंगल एंट्री नहीं है। तो सिंगल एंट्री बनाने के लिए अब हमने क्या किया, इस a प्लस बी प्लस सी में इसको ऐड कर दिया। लिखा ना ऑपरेशन R1 ऑपरेटेड एज R1 प्लस R2 प्लस R3। कीजिए इसको ऐसे ऑपरेट, a प्लस बी प्लस सी में इनको ऐड करोगे तो b और b कैंसिल, c और c कैंसिल, सो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा a। ऐसे जब p प्लस क्यू प्लस आर में ये माइनस क्यू और माइनस आर ऐड करेंगे तो q और q कैंसिल, r और r कैंसिल, सिर्फ क्या रह जाएगा p। ऐसे बेटे यहाँ पर क्या रह जाएगा x। खत्म। अब सब जगह सिंगल एंट्री आ गई है, बट अभी हमारे क्या प्रॉब्लम दे रही है, हमें दे रही है माइनस प्रॉब्लम। तो कोई इश्यू नहीं है, इस सेकंड रो में से आप माइनस कॉमन निकाल लो, बाहर माइनस आ जाएगा। फिर थर्ड रो में से माइनस कॉमन निकाल लो, वो माइनस और माइनस प्लस हो गया और सारी एंट्रीज पॉजिटिव होगी। और यही आपने प्रूफ करना था। ठीक है, अब आगे आओ। हाँ जी बेटे, अब 7th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 6th क्वेश्चन जो हमने स्किप किया है वो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो अगर उसको डिटर्मिनेंट की जगह मैट्रिक्स की फॉर्म में आप लिख लोगे तो आपको नजर आएगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 है ना। एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा कितना होता है, 0। तो आप उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पर इसके डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख सकते हो। सिर्फ उसको दिखा देना, ए मैट्रिक्स लेना, ए का ट्रांसपोज लेकर दिखाना कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर लिख देना कि एवरी skew symmetric matrix of odd order, the determinant of every skew symmetric matrix of odd order is equals to 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो जाएगा। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये आपने प्रूफ करना है 4a² b² c²। जो प्रूफ करना है उसको ध्यान रखना है, क्योंकि जब नीचे आके प्रूफ करते जाओगे 1 by 1 इसके अकॉर्डिंग ही होता जाता है प्रूफ। आपको ABC बाहर चाहिए ना, तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ से आप फर्स्ट रो में से A कॉमन ले लो, सेकंड रो में से B और थर्ड रो में से C कॉमन ले लो। हमने लिखे ना, जब आप इनको कॉमन ले लोगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगी कॉमन लेने के बाद, इतना आ जाएगा। अभी भी और भी कुछ कर सकते हैं हम। अब हम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में से A B C कॉमन ले सकते हैं, वो भी हमने यहाँ लिख दिया। तो कॉमन लेने के बाद अब आप यहाँ तक आ जाओगे, 1 1 1 की टर्म में आ जाओगे ना, ये बन जाएगी अब आपके पास टर्म। अब जब 1 1 बन गए फिर तो बहुत काम ईजी हो जाता है। ध्यान रखिए अभी तक कितना आ गया है, a² b² c²। आपको प्रूफ क्या करना है, 4a² b² c²। तो अब सिर्फ बच्चा क्या है, सिर्फ 4 बनाना है बाहर, बाकी तो हमारा टारगेट अचीव हो गया।
बेटे जब 1 1 आ जाए उसके बाद कोशिश किया करो जीरोस बनाने की। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको एक्सपेंड करना है। 7th क्वेश्चन से तो आपके ऊपर ये कंडीशन हट गई कि अब आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। पहले वाले क्वेश्चन में थी ये कंडीशन कि उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, अब हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और जब हम एक्सपेंड कर सकते हैं तो कोशिश किया कीजिए 1 1 बना लो, कॉमन तो ले लो पहले जो जो आपको लग रहा है, फिर आप 1 1 बनाने की कोशिश करो और उसके बाद जीरोस बनाने की कोशिश किया करो, क्योंकि उससे हमारे डिटर्मिनेंट को ओपन करने में कैलकुलेशन पार्ट कम हो जाता है। तो अब जो ये 1 1 बन गया, यहाँ से अब कीजिए, अब इसको जीरो बनाओ। जीरो बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने लिख दिया C2 ऑपरेटेड है C2 प्लस C1, इन दोनों को हम जीरो बनाते हैं। तो इस C2 में ये C1 ऐड कर दो तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, बाकी टर्म्स भी चेंज होंगे ना, यहाँ भी कितना हो जाएगा जीरो, ऐड करने पर यहाँ कितना हो जाएगा 2, ये हमने लिख दिया। और C3 को कैसे ऑपरेट किया, C3 प्लस C1, C3 में C1 को ऐड करें हम, कीजिए ऐड, -1 और 1 ऐड करोगे तो 0, 1 एंड 1 ऐड किया 2, 1 एंड -1 ऐड किया 0, ये बन गया आपका डिटर्मिनेंट। अब जब 0 बन जाए उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका काम रहेगा उसको एक्सपेंड करना। हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस, 0 वाली तो टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको लिखो। तो इस -1 वाली टर्म को हमने यहाँ लिखा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्किप, ये 4 एंट्रीज नजर आ गई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हम सब सीख चुके हैं, तो टोटल आंसर कितना हो गया 4a² b² c², और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे 8th क्वेश्चन, सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। जो आपके पास 8th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है और जो 9th क्वेश्चन है इसके भी यहाँ पर हो जाएंगे, ऐसे ही ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा और वो बनते जाएंगे। सो अब देखो जो हमारे पास ये क्वेश्चन है इसकी राइट हैंड साइड में जो हमें ये दे रखा है वो क्या है, a - b, b - c, c - a एंड a + b + c, ये बनाना है, इसका ध्यान रखना अब आप। सो अब इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, a - b है, और a - b कैसे मिलेगा, ये a है और ये b है, इसको माइनस करेंगे, इस a में से इस b को माइनस करेंगे। हमेशा ध्यान रखना बेटे, जब भी ये a और b कहाँ पर है, किस में सेम आ रहा है, रो में सेम आ रहा है ना, सेकंड रो में सेम आ रहा है। तो अगर एंट्री सेम रो में आ रही है तो इसका मतलब हमेशा ऑपरेशन कॉलम वाइज होगा, और अगर एंट्री सेम ही कॉलम में नजर आ रही होंगी आपको तो हमेशा ऑपरेशन रो वाइज होता है। सो यहाँ पर ये सेम रो में है तो इसका मतलब ऑपरेशन तो कॉलम वाइज ही होगा। तो हमने क्या करना है, ये कौन सा कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो हमें फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम को माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर a - b मिलेगा। तो हमारा जो ऑपरेशन है वो ये रहा, C1 ऑपरेटेड है C1 - C2, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एक ये b - c भी आपको नजर आ रहा है, और b - c कैसे मिलेगा, ये b कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में, c कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, क्योंकि इस रो तो सेम है ना, तो रो वाइज तो लगाना नहीं ऑपरेशन, कॉलम वाइज। इसका मतलब हमें इस सेकंड कॉलम में से इस थर्ड कॉलम को माइनस करना है, जिससे हमें b - c मिले। तो यहाँ लिख दिया C2 ऑपरेटेड है C2 - C3। जब आप इनको कर लोगे तो ऐसी बन जाएगी आपके पास कंडीशन, यहाँ 0, इट बिकम्स a - b, इट इज a³ - b³। जब ऐसे C2 में से C3 सब्ट्रैक्ट करोगे, हेयर वी हैव 0, इट इज b - c एंड इट विल बी b³ - c³, ये लिख दिया बेटा। और ये वाला कॉलम तो थर्ड है। और ध्यान रखिएगा आप एक बार में मैक्सिमम 2 ही ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, 2 से ज्यादा ऑपरेशन करने का मतलब आप क्वेश्चन को गलत करोगे। जब इतना बन जाएगा, अब यहाँ पर आ जाते हैं फॉर्मूलाज। ये टर्म सेम, ये टर्म सेम, a - b, b - c सेम, बट यहाँ क्या फॉर्मूला यूज हो जाएगा, a³ - b³ विच इज a - b a² + ab + b², ये आपका फॉर्मूला है। सेम यही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और ये वाला थर्ड कॉलम सेम। अब आपको नजर आ रहा है इस पूरे कॉलम में से आप a - b कॉमन ले सकते हो, वो बाहर आ गया। इन द सेम वे इस पूरे कॉलम में से हम b - c बाहर ले सकते हैं, वो भी हमारे पास बाहर यहाँ पर आएगा क्योंकि कॉमन था। तो आपके पास क्या रह जाएगा, 0 1 a² + ab + b², ये बेटे टर्म। हियर वी हैव 0 1 b² + bc + c², ये टर्म। और ये थर्ड कॉलम सेम रहा। जब इतना आ गया उसके बाद अभी और भी कुछ बचा है, क्यों, क्योंकि हमारा तो टारगेट ये था हमारा टारगेट जिसको हमने प्रूव करना है। तो अभी सिर्फ क्या मिला है, a - b, b - c, लेकिन अभी c - a भी रह गया और a + b + c भी रह गया है। तो इसको अब कीजिए। अब हम क्या कर सकते हैं, अभी हमें नजर आ रहा है कहीं c - a जो रह गया वो तो बनने के लिए कहीं कंडीशन नजर नहीं आ रही ना, तो अब उसको तो अभी छोड़ो। और क्या कर सकते हैं हमें ये दोनों नजर आ रहा है कि ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो हम यहाँ 0 बना सकते हैं, किसी भी एक को स्किप माइनस कर दो। हमने क्या किया, हमने इस 1 में से ये वाले 1 को माइनस कर दिया। अगेन रो सेम है तो कॉलम वाइज ऑपरेशन है, तो C1, ये C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है, C1 - C2 किया है तो C1 ऑपरेट हो रहा है ना, C1 ऑपरेटेड है C1 - C2। ये हमें बहुत काम दे देगा। देखियो अब ये क्या काम देगा हमें यहाँ पर। तो अब जब आप माइनस कर दोगे, ये तो 0 - 0, 1 - 1 कर दिया तो 0। यहाँ क्या है, a² + ab + b² एंड हियर वी हैव b² + bc + c²।
माइनस कर देंगे तो बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पर बचेगा माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। हमने स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ लिख ली हैं और विदाउट स्क्वायर एक साथ कर दी। फिर से ये सेकंड कॉलम सेम, थर्ड कॉलम सेम। अब इसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट स्टेप, ये जो टर्म्स थी वो एज इट इज में लिखी। ये जो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, इट कैन बी रिटन एज ए माइनस सी ए प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा ली। इसमें से हम बी कॉमन ले सकते हैं, तो अगेन हमें क्या मिलेगा, ए माइनस सी। ये टर्म सेम, ये टर्म सेम, पता चल गया ना बेटे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई की और यहाँ से बी कॉमन लिया है। अब आपको नजर आ रहा है इन दोनों टर्म्स में से आप क्या कर सकते हो, ए माइनस सी कॉमन ले सकते हो। तो ए माइनस सी जब आप कॉमन ले लोगे क्या बचेगा आपके पास, ए प्लस सी प्लस बी। इन अदर वर्ड्स वी हैव ए माइनस सी और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर वो ए माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी देखते हैं कैसे आता है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो। सो बेटे ए माइनस सी और इंटू ए प्लस बी प्लस सी में था, तो ए माइनस सी हमने बाहर ले लिया। सो हमारे पास क्या बचा, 0 0 और ए प्लस बी प्लस सी। ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तो एज इट इज में है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ए प्लस बी प्लस सी भी बाहर ले लिया। आप एक साथ भी कर सकते हैं ये स्टेप, कोई इशू नहीं है। मतलब ए माइनस सी और ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से एक साथ भी कॉमन आ सकता था, क्योंकि यहाँ तो दोनों ही 0 थी ना, तो वो आप अपने आप जैसे मर्जी कर लीजिएगा। सो हमारे पास सिर्फ क्या कुछ रह गया, अब हमारे पास रह गया 0 0 1 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर एंड थर्ड कॉलम रह गया। अब आप कर दो एक्सपेंड, क्योंकि कहीं पर भी आपको 2 0 मिल जाती है ना, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, वहां से एक्सपेंड कर दिया कीजिए। तो हमने यहाँ फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया और फर्स्ट रो से एक्सपेंड होकर हमें ये मिल जाएगा, ये 0 और 0 ये तो करना नहीं, प्लस माइनस प्लस वाली एंट्रीज है ना, तो इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ किसको लिखेंगे, हम लिखेंगे इस 1 वाली एंट्री को। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप, ये 1 आ गए यहाँ पर, और इस फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप कर दिया, तो ये भी 4 एंट्रीज बच रही हैं, वो हमको यहाँ पर लिख दिया। बस अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 0 इंटू दिस इज 0, माइनस साइन हम लगाएंगे, फिर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 इज -1। तो सिर्फ हमें क्या मिला, 1 इंटू -1 यहाँ से मिला, वो माइनस हमने यहाँ लिख दिया आगे। इस माइनस को अब एडजस्ट कहाँ करेंगे, ए माइनस बी हमें चाहिए था, मिल गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, उसके बाद हमें चाहिए था बी माइनस सी, वो भी मिल गया हमें। फिर हमें क्या चाहिए था, सी माइनस ए, वो हमें क्या मिला है, ए माइनस सी मिला है। तो ये वाला माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो वो सी माइनस ए हो जाएगा। फिर क्या चाहिए था, ए प्लस बी प्लस सी, और वो हमें मिल गया यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी। सारे फैक्टर्स मिल गए, ये वाले जो हमें चाहिए था वो कंप्लीट बन गया। तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है 10th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। मैंने आपको कहा था 8th का फर्स्ट और 9th क्वेश्चन, जैसे अभी हमने 8th का सेकंड किए हैं वैसे ही ट्राई कीजिएगा, हो जाएंगे। अब आप 10th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखो। सो ये है x प्लस 4 2x एंड दिस प्रूफ किसके इक्वल करना है, इसको 5x प्लस 4 एंड 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, जिसके इक्वल प्रूफ करना है ना, वो ध्यान में रखा कीजिए, क्योंकि जब आपके माइंड में वो रहेगा तो फिर तो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग चलता ही जाता है। तो जो ये पहला फैक्टर आपको नजर आ रहा है कि 5x माइनस 5x प्लस 4, ये कहाँ से मिलेगा हमें, अगर हम ऐसे ऐड कर दें, ये ऐड करते जाओ, तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो में इन सबको ऐड कर रहे हैं, ये ऐड होते जा रहा है ना, फर्स्ट रो में आता जा रहा है। कि अगर हम ऐड कर लेंगे तो बेटा 5x प्लस 4 नजर आ रहा है, यहाँ पर भी वही मिल रहा है और यहाँ पर भी वही मिल रहा है। तो हमारा ऑपरेशन R1 ऑपरेटेड एज R1 प्लस R2 प्लस R3। सो वो हमें क्या दे देगा, 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4। R1 की जगह लिखेंगे इन सबको, सेकेंड रो और थर्ड रो सेम। अब फर्स्ट रो में से हमें मिल रहा है 5x प्लस 4, कॉमन ले लो उसको। सो फर्स्ट रो में क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 1 1 कॉमन ले लिया जैसे इसको, तो यहाँ 1 1 1 हो गया। और जब भी तीनों जगह 1 आ गए तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, 0 बनाना। अब तो माइंड सेट हो गया होगा इस चीज़ के लिए कि 1 आते ही कॉमन पार्ट तो आ गया बाहर और 1 आ गया, तो इसका मतलब जीरोस बनानी स्टार्ट कर दो। सो 0 बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने पहले लिखा है C2 माइनस C1। इस C2 में हम इसको 0 बना रहे हैं और इसको 0 बना रहे हैं, आप किसी भी 2 को 0 बना लो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो C2, इस C2 में से ये वाला C1 माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0। फिर है x प्लस 4, उसमें से माइनस करना है 2x को, तो कितना रह जाएगा 4 माइनस x। 2x में से 2x माइनस करेंगे तो 0। ऐसे ही आप थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट करना, तो ये मिल जाएगा। जब ये मिल गए तो बेटा अब आपको नजर आ रहा है कि आप इस कॉलम में से भी 4 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हो और इस कॉलम में से भी 4 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हो। तो बाहर कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ 1 और यहाँ पर भी कितना रह जाएगा 1। बस उसके बाद आप इसको एक्सपेंड कर देना। जब एक्सपेंड करोगे तो सिर्फ 1 आएगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इग्नोर होकर ये 4 एंट्रीज आएंगी, जो कि क्या बन चुकी है 1 0 0 1।
तो आंसर कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 0, तो टोटल आंसर 1। हमें क्या मिल जाएगा 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, और अगर फिर भी माइंड में अगर कंफ्यूजन हो तो आप इसको डायरेक्टली अभी भी एक्सपेंड कर सकते हो, नहीं भी कॉमन निकालना चाहो तब भी हो जाएगा। अब बच्चे जो नेक्स्ट आगे आपके पास 12th क्वेश्चन आप ट्राई, इसके नीचे क्वेश्चन ना सेकंड पार्ट 11th का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ये सारे ऐसे इजी हैं, इसी वे में इनको ट्राई करना, देखना इसमें से कौन सा फैक्टर आपको लग रहा है कॉमन नहीं कर रहा है। जैसे 11th का फर्स्ट पार्ट है, उसमें आप अप्लाई करोगे ना R1 ऑपरेटेड एज R1 प्लस R2 प्लस R3, तब भी आपको A प्लस B प्लस C मिल जाएगा। और जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है, उसमें आप अप्लाई करना C1 ऑपरेटेड एज C1 प्लस C2 प्लस C3, ये करना, उसमें कॉलम वाइज ऐड करना। 11th क्वेश्चन सेकंड पार्ट में आप अप्लाई करना C1 ऑपरेटेड एज C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे करना। ठीक है, क्योंकि उसमें कॉलम वाइज करने पर हमें एक टर्म ऐड कॉमन मिलेगी, तो ये आप ट्राई करना। हम जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, टिल देन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस।